हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। तो पिछले लेक्चर में हम बात किए थे एडजॉइंट इन्वर्स और इसके प्रॉपर्टी पे सारे क्वेश्चंस हम आपको कराए थे और होमवर्क भी दिए थे एनसीईआरटी से बनाने के लिए। उम्मीद करते हैं तुम लोग बनाए होंगे, ठीक है, और आपको अच्छा भी लगा होगा, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले उससे आगे का टॉपिक शुरू कर रहे हैं और ध्यान दो सब। यह जो टॉपिक है आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, ठीक है। तो यह टॉपिक का नाम है आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण निकायों का हल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल में पढ़ने वाले। अभी तो मैंने आपको ऐसे बताया, सबको तोड़ के अच्छे से बताएंगे आपको। तो रैखिक समीकरण निकाय का हल हम लोग आव्यूह मेथड से करेंगे, ठीक है। तो छोटू यह वाला जो टॉपिक है जरा हम जिक्र कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट कहाँ है तो जरा ध्यान देना। यह जो टॉपिक है वीवीआई फॉर कंपटीशन, जैसे आप जेईई मेन का एग्जाम दोगे या फिर आईआईटी का परीक्षा दोगे या फिर एनडीए हो गया, एयरफोर्स हो गया या फिर एससीआरए हो गया, तो यहाँ पे आपके इससे एक प्रश्न हर साल रहता है, ठीक है। तो यह कंपटीशन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और क्लास 12th में यह कभी कभार रहता है, लेकिन जाना जरूरी है, ठीक है। इससे हम यह जानेंगे कि आव्यूह जो हम लोग पढ़े हैं उसका उपयोग सही ढंग से कहाँ होता है कि नहीं। तो सारे बात चर्चा करने वाले। तो देखो सबसे पहले इसको हम तोड़ते हैं ना। क्या कहता है रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। तो सबसे पहली सी बात है सर रैखिक समीकरण होता क्या है, फिर हम अभी बताएंगे आपको बेसिक चीजें। रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है तब तो नहीं इसको हल करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ ध्यान देना, रैखिक समीकरण क्या होता है। तो इधर हम रफ करते हैं, ठीक है, आप लोग के लिए रफ हो रहा है। देखो रफ कर रहे हैं, तुम लोग पढ़ा होगा, बहुपद पढ़ा है, याद है ना कि यदि किसी बहुपद में उसका घात मैक्सिमम यदि 1 है तो उसको बोलते हैं रैखिक व्यंजक, या समीकरण है तो रैखिक समीकरण बोलते हैं। यदि उसमें महत्तम घात 2 है तो आप लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। आपको याद है कि नहीं है। तो चलो उसी प्रकार से यहाँ रैखिक समीकरण है ना। देखो यहाँ ध्यान दो, 2x + 1 बराबर क्या चीज 0। अब बताओ छोटू यह बहुपद है, देखो ना यहाँ 2x + 1 यह क्या है, बहुपद है, बराबर 0 है, यानी समीकरण हो गया। अब देखो इसका घात कितना है, मैक्सिमम 1 है, यानी यह रैखिक समीकरण है। लेकिन यह रैखिक समीकरण किसमें है, इसमें चर राशि x है, तो बोलेंगे यह x में रैखिक समीकरण है। यानी चर राशि x में क्या है, रैखिक समीकरण है, तो बोलेंगे क्या है, x में रैखिक क्या है, समीकरण है, ठीक है। यदि मैं इसी में x के जगह पर छोटू आप y डालें तो ऐसे हो जाएगा 2y + 1 बराबर कितना 0। तब हम ठीक जैसे आपने बोला कि सर x में रैखिक समीकरण है, तो तुम बताओ अब इसमें चर राशि का काम कौन कर रहा है छोटू, y कर रहा है, तो यह किस में होगा रैखिक समीकरण, y में होगा, है ना। तो यह हो गया y में रैखिक समीकरण हो गया, ठीक है। अगर मैं फिर ऐसा तुम कर सकते हो, आप इस x के जगह पे ना दूसरा चर राशि t डाल दो, तो आप इसमें डालोगे दूसरा राशि t, तो 2t + 1 बराबर कितना 0। तब बताओ तो खुद से बोलो, यह x में रैखिक समीकरण था, यह y में है और यह किस में हो जाएगा, t में हो जाएगा। t का पावर 1 है, इसीलिए इसको हम बोलेंगे t में क्या चीज, t में रैखिक समीकरण, ठीक है ना, t में रैखिक समीकरण। तो यह छोटा सा डिस्कशन हम आपको बताएं कि सर रैखिक समीकरण जो है किसे कहते हैं, मतलब कैसे जाने कि रैखिक समीकरण है, ठीक है। तो अब हम बच्चों क्या करने वाले, फिर थोड़ा सा और आगे इसको बढ़ाते हैं ताकि आपको आसान लगे। देखो अब यहाँ ध्यान दो सब। अब देखो यहाँ मिट गया था, देखो यहाँ, अब ऐसे देखो हम लोग रफ में ही फिर थोड़ा सा रफ आगे कर रहे हैं, जरा ध्यान देना। ऐसे सर 2x + 3y + 4 बराबर कितना सर, बराबर कितना है 0। अब बताओ छोटू इसमें x का पावर 1 है तो x में रैखिक है, y का पावर भी 1 है, y में रैखिक है। तो ऐसे समीकरण जिसमें x और y दोनों का पावर 1 हो ना, उसको हम लोग बोलते हैं x तथा y में रैखिक समीकरण। तो यह रैखिक समीकरण किसमें है, x और y में है, तो लिखना पड़ेगा x तथा y में क्या चीज, x तथा y में रैखिक समीकरण है। क्या है, रैखिक समीकरण है। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। तो यह वाला जो समीकरण है x और y में रैखिक समीकरण है, क्योंकि x और y दोनों का पावर कितना है, 1 है। अब पावर 1 होने का मतलब क्या हो गया, रैखिक हो गया, ठीक है। आगे बढ़ूं मैं, चलो ध्यान देना। अब उसके बाद आप समझ गया कि रैखिक समीकरण क्या होता है, ठीक है। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बताना है किसमें रैखिक समीकरण है। जैसे x +
y माइनस 4 बराबर कितना 0। अब यह बताओ यह रैखिक समीकरण है कि नहीं? हाँ सर, तो यह रैखिक समीकरण है। x और क्या चीज़ y में है, दोनों का पावर कितना है 1 है। यह भी x तथा y में क्या है छोटू? यह भी x तथा y में बताओ छोटू रैखिक समीकरण है। ठीक है, तो आपको यह पूरा बात समझ में आया? आगे बढ़ूँ मैं? चलो देखो, तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ रहा है। अब चलो, अब हम चर्चा करते हैं। आपने इसमें से रैखिक समीकरण समझ गए। अब हम लोग पढ़ने वाले रैखिक समीकरण का निकाय क्या होता है ना? रैखिक समीकरणों के निकाय क्या होते हैं? तो ध्यान दो, मेरी बात को समझो सब। देखो यहाँ, जब भी 2 या 2 से ज़्यादा, सुन रहा है ना मेरी बात? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा समीकरण एक साथ हो, रैखिक समीकरण एक साथ हो, तो हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण का निकाय है। निकाय मीन्स क्या होता है? परिवार, है नहीं? जैसे ढेर सारे लोग एक जगह होते हैं, जैसे फैमिली में, तो हम लोग क्या बोलते हैं? आदमियों का परिवार है। ठीक उसी प्रकार से जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रैखिक समीकरण एक साथ रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरणों का परिवार। और परिवार को ही हम लोग क्या बोलते हैं? निकाय। और निकाय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टम। यानी रैखिक समीकरण का क्या बन जाएगा? सिस्टम हो जाएगा। मेरी बात ध्यान देना, रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है? जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रैखिक समीकरण एक साथ हो तो हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय हैं। जैसे देखो यहाँ समझो, है ना? तो फटाफट आप लोग क्या करो, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो फटाफट क्या करो? सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो कितना मजा आ रहा है। ठीक है, तो देखो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है? तभी मैंने आपको कहा कि सर 2x प्लस कितना 4y प्लस 3 बराबर कितना 0। अच्छा, 4x प्लस 6y माइनस 6 बराबर कितना 0। अब छोटू बताओ यहाँ, यह दोनों समीकरण एक साथ है, तो आपको मैंने बताया था अभी कि सर जब भी 2 या 2 से ज़्यादा समीकरण एक साथ हो तो हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय हैं। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रैखिक समीकरण एक साथ हो तो क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण निकाय है। तो बताओ छोटू यह क्या है? अगर यह सिर्फ अकेले होता ना तो इसको हम क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण बोलते हैं। लेकिन इसमें 2 गो है तो क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण निकाय हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय हैं। रैखिक समीकरण निकाय हैं। निकाय का इंग्लिश क्या होता है? सिस्टम। तो इसको हम लोग बोलेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। क्या है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है। अच्छा, आप लोग 10वां क्लास में पढ़ा था ना, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। यदि किसी समीकरण में चर राशि 2 गो है तो उस समीकरण को हल करने के लिए यानी उसका अज्ञात राशि का मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण चाहिए। मेरी बात को समझना, यदि किसी समीकरण में 2 चर राशि है तो चर राशि का मान ज्ञात करने के लिए 2 समीकरण चाहिए। यदि किसी समीकरण में 3 चर राशि है तो उसमें चर राशि मान ज्ञात करने के लिए जितना चर राशि उतना समीकरण चाहिए। तो यहाँ 2 चर राशि था, इसको हल करने के लिए 2 समीकरण है। बात समझ में आया? कहीं पे अगर 3 चर राशि है तो उसको हल करने के लिए 3 समीकरण चाहिए। अच्छा बताना, यह x और y में क्या है? यह x और y में रैखिक समीकरण निकाय है। अच्छा, यह बताना चाह रहा है यहाँ से, देखो तो 2x प्लस 3y प्लस 4z बराबर कितना 2। x प्लस y प्लस z बराबर है 3। x माइनस y प्लस z बराबर कितना 4। अब बताओ छोटू, इसमें 3 समीकरण एक साथ है। देखो ना, 3 चर राशि है, 3 समीकरण है, यह भी क्या कहलाएगा? तो आपको बताए थे जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रैखिक समीकरण एक साथ हो तो वैसे समीकरण को मिलाकर हम लोग क्या बोलेंगे? रैखिक समीकरण निकाय बोलेंगे। तो इसमें भी क्या है? देखो ना, यह किस में रैखिक है? x y z में रैखिक है और 3 वो समीकरण है, इसलिए क्या हो गया? रैखिक समीकरण निकाय यह भी हो गया। बात समझ में आया? रैखिक समीकरण निकाय। तो आपको तो पूरी बात समझ में आ ही गया होगा कि सर रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है। तो जब भी 2 या 2 से ज़्यादा रैखिक समीकरण एक साथ हो तो उसको हम लोग बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय। 10वां क्लास में तू लोग पढ़ा होगा 2 चर वाले रैखिक समीकरण निकाय को हल करना, जिसमें 2 समीकरण 2 चर राशि होता था, आप इसको हल करते थे। ढेर सारे तरीका था। अब हम पढ़ेंगे इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे सॉल्व करें। 10वां क्लास में आप पढ़े थे, विलुप्तीकरण विधि से, प्रतिस्थापन विधि से, वृज गुणनखंड विधि से पढ़े थे ना। यहाँ उसी समीकरण को हम लोग हल करेंगे किससे? आव्यूह विधि से। और यही नहीं, 10वां क्लास में आप पढ़े थे 2 चर राशि 2 समीकरण। यहाँ पे
3 चर राशि हो, 4 चर राशि हो, n चर राशि हो, सब के लिए यहाँ पे फायदा क्या है मैट्रिक्स में कि चर राशि कितना भी हो आप मैट्रिक्स मेथड से आसानी से उसको हल कर सकते हैं। लेकिन 10वां क्लास में क्या था, चर राशि 2 ही था, लेकिन अभी मेथड में क्या है, चर राशि कितना भी है उसको आप बना सकते हो। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए सर रैखिक समीकरण क्या होता है, रैखिक समीकरण निकाय क्या होता है। अब हम आते हैं रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से कैसे हल करेंगे, उस तरीके को जानेंगे। देखो यहाँ फटाफट चलो यहाँ ध्यान दो, लुक ऑन द बोर्ड प्यारे बच्चों। तो देखो यहाँ से मैंने लिखा है अच्छे से, देखो यहाँ समझो, कहता है माना n चरो है ना। अभी आप देख रहे थे समीकरण में कै गो चर था, ऊपर वाले में 2 गो चर राशि था, नीचे वाले में 3 चर राशि, 3 समीकरण था। अब यहाँ कहता है माना n चरो, मतलब अब जो हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाएंगे उसमें n चर होगा। कौन कौन, x1 x2 डॉट डॉट xn। बात समझ में आया। तो यह सब जो है x1 x2 x3 अभी जो हम दिए थे उसमें xy चर राशि था, xyz चर राशि था, और इसमें हम चर राशि किसको मान लिए हैं, x1 x2 x3 को। तो कह रहा है कि n चर राशि में n रैखिक समीकरण निकाय हैं। कहाँ है, तो देखो यहाँ दिया हुआ है। अब बताओ छोटू, यहाँ x1 x2 x3 डॉट डॉट xn कितना चर राशि है, n चर राशि है। समीकरण कितना है, n है, गिन लो यहाँ। देखो यहाँ 1 है, 1 समीकरण, 2 है, 2 समीकरण, n है, n समीकरण, यानी यह n चर में n समीकरण है। और जब सब समीकरण एक साथ रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, यह रैखिक समीकरण निकाय है। कैसे, तो सब का पावर कितना है, 1 है। तो छोटू यह जो पूरा का पूरा हो गया, यह n चर वाला रैखिक समीकरण निकाय हो गया। बात समझ में आया। अब यह जो n चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है, इसको हमको मैट्रिक्स विधि से क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड से आव्यूह विधि से हल करना है। तो तुम ही जरा बताओ, यह n चर वाला जो रैखिक समीकरण निकाय है, इसको हम मैट्रिक्स रूप में बदलेंगे तभी ना मैट्रिक्स मेथड से हल होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो मेरा अगला टारगेट क्या है कि यह जो सर रैखिक समीकरण निकाय है, मैं इसको किस में चेंज कर लूँ, आव्यूह विधि में चेंज कर लूँ। अगर आपको रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में बदलने आ गया तो समझो आपको चैप्टर आसान हो गया। ठीक है, तो बताओ छोटू, अब हम यह जो बड़ा सा रैखिक समीकरण निकाय है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, यह सब बताए थे। जब भी 2 या 2 से ज़्यादा समीकरण एक साथ हो तो उसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय। अब बताओ इसमें रैखिक समीकरण कै गो है, 1 गो 2 गो डॉट डॉट n है। n रैखिक समीकरण एक साथ है तो इसको हम बोलेंगे रैखिक समीकरण निकाय है। इसमें चर राशि कौन कौन है, x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, n चर राशि है। अब यह समीकरण निकाय को हमको मैट्रिक्स मेथड से हल करना है। तो सबसे पहला काम होगा कि यह जो रैखिक समीकरण निकाय है इसको किस में चेंज करना, मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करना। बात समझ में आ रही है ना। अब चलो हम इस समीकरण निकाय को मैट्रिक्स फॉर्म में बदलते हैं। कैसे, तो देखो यहाँ ध्यान देना। चलो करना क्या है, सीखो। यहाँ आपको पता है कि यह चर राशि x1 है। चर राशि x1 के बगल में जो गुना रहता है कोई भी नंबर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि चर राशि का गुणांक है। तो x1 का गुणांक कितना है, a11, x2 का गुणांक कितना है, a12। बात समझ में आया। तो बताओ, तो पहला जो रैखिक समीकरण है इसमें जो चर राशि का गुणांक है वह एक मैट्रिक्स बनाओ और उस चर राशि के गुणांकों को लिखो पहला रो में। देखो तो पहला समीकरण में चर राशि का गुणांक a11 a12 डॉट डॉट है, वह कहाँ आ गया, पहला रो में। दूसरा समीकरण का जो चर राशि का गुणांक है उसको कहाँ रखना है, दूसरा रो में। एनवा का गुणांक एनवा रो में। बात समझ में आया। तो पहले मैंने क्या किया कि यह जो रैखिक समीकरण निकाय दिया हुआ है इसमें चर राशि के गुणांकों से क्या बना लिया, आव्यूह बना लिया। अच्छा, इसमें चर राशि क्या गो है, n गो है। तो x1 x2 x3 डॉट डॉट xn। तो चर राशि से आव्यूह बनाना है, लेकिन कौन सा आव्यूह, स्तंभ आव्यूह बनाना है। अब बराबर है, दाहिना साइड में क्या है, b1 b2 b3, इसको ऐसे ही उतार देना है। ठीक है। अब छोटू मैंने यहाँ क्या किया कि यह जो रैखिक समीकरण निकाय है, मैंने इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में ऐसे बदल दिया। तो तुमको कंफ्यूजन होगा कि क्या सर यह जो मैंने लिखा यह इस रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है। तो यदि इसको तोड़ने से यह अगर आ जाता है तो हम मान जाएंगे कि यह जो आव्यूह रूप है यह इसी रैखिक समीकरण निकाय का क्या है, आव्यूह रूप है। तो चलो छोटू हम इसको तोड़ते हैं। तो आपको पता है रो बाई कॉलम गुना करेंगे। चलो पहला रो पहला कॉलम, देखो a11 x1 देखो है यहाँ, प्लस a12 x2 यहाँ है, प्लस डॉट डॉट इतना है यहाँ। अब बराबर कितना लिखेंगे, b1, देखो तो ये आ गया।
फिर सेकेंड वाले को इससे गुना करेंगे तो A21x1 देखो यहाँ आ गया, यह आएगा फिर बराबर क्या आ जाएगा B2। तो आपने क्या देखा, यह आव्यूह रूप जो है इसको तोड़ने पर यही रैखिक समीकरण निकाय प्राप्त होता है। इसका मतलब यह हो गया कि सर इस रैखिक समीकरण निकाय का यह क्या है, आव्यूह रूप है ना। अब फिर से ध्यान देना, सर किसी रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में कैसे बदलना है, तो कुछ नहीं करना, उस रैखिक समीकरण निकाय में चर राशि को गुणांकों से, चर राशि के गुणांकों से क्या बनाना, एक आव्यूह बना लेना। चर राशि जितना भी है उस सब से क्या बना लेना, स्तंभ आव्यूह। अब बराबर है कांस्टेंट B1 B2 B3 है, इसको ऐसे ही डाल देना है। बात समझ में आ गया। तो यह जो आपने ऐसे बदला, यह रैखिक समीकरण निकाय का यह कौन सा रूप है, आव्यूह रूप है। इसको जब तोड़ेंगे तो यह आ जाएगा। समझ में आ गया ना अच्छे तरीके से। अब चलो, कभी कभी लोग क्या करता है कि यह जो रैखिक समीकरण निकाय का जो आव्यूह रूप यह वाला जो है, इसको छोटे रूप में ऐसे व्यक्त करता है। तो इसको आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं आव्यूह रूप में, नहीं तो कुछ लोग ऐसे करता है, ध्यान देना, ऐसे या करके, मतलब इस रैखिक समीकरण निकाय को आप ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, या नहीं तो ऐसे। कैसे सर, तो ऐसे ax बराबर कितना b, जहां देखो यहाँ ax बराबर b, a का काम कौन करेगा, यह a का काम कौन करेगा। तो रैखिक समीकरण निकाय में चर राशि को गुणांकों से जो आव्यूह बना है, रैखिक समीकरण निकाय में चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बना है वह व्यक्त करेगा a को। तो a क्या है, तो a जो है छोटू, वह चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बना है वह। अब देखो, पहला जो समीकरण है उसमें चर राशि का गुणांकों को रखना है पहला रो में, तो A11 A12 डॉट डॉट है ना, तो कैसे आएगा A11 A12 डॉट डॉट A1n आ गया। फिर दूसरा समीकरण का जो चर राशि का गुणांक उसको कहाँ रखना है, दूसरा रो में, तो क्या हो गया A21 डॉट डॉट A2n, इस प्रकार से हो गया A1 है ना, AN आ गया ऐसे। फिर चलो, x का काम कौन करेगा, देखो यहाँ a तो यह हो गया, e काम करेगा x का। तो बताओ छोटू x बराबर क्या हो गया, जल्दी से, यह हो गया x1 x2 x3 डॉट डॉट xn, e लिखना पड़ेगा ऐसे, है ना। तथा b का काम कौन करेगा, देखो ना बराबर b का काम कौन करेगा, कांस्टेंट से जो बना है आव्यूह वह। तो b बराबर हो जाएगा b1 b2 b3 डॉट डॉट bn। ठीक है, बात समझ में आ गया, क्लियर। तो छोटू यहाँ ध्यान देना, आप यह रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में ऐसे भी व्यक्त कर सकते हो, या फिर ax बराबर b, जहाँ a का मतलब आप समझ गए ना, a क्या है, रैखिक समीकरण निकाय में जो चर राशि का गुणांक है उससे एक आव्यूह बनाना है। x क्या है, तो चर राशि है उसका स्तंभ आव्यूह बनाना है। और b बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म से जो आव्यूह बना है यह। ठीक है, तो आप इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में आप ऐसे बदलो या फिर ऐसे बदलो, दोनों बात तो सेम ही है ना। बात समझ में आ गया। तो चलो छोटू, अब हम क्या करने वाले, अब हम आपको सिखाएंगे सबसे पहला काम, अब हम रैखिक समीकरण निकाय देंगे और आपको उसको कहाँ चेंज करना है, आव्यूह रूप में बदलना है। यदि रैखिक समीकरण निकाय को अगर आपको आव्यूह रूप में बदलने आसानी से आ गया तो समझिए चैप्टर क्या होगा, आसान होगा। चैप्टर का नाम ही है रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि से बनाएं। तो रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह विधि में बदलने आएगा तब न बनेगा। इसलिए हम सीख लिए कि सर कोई भी रैखिक समीकरण निकाय हो उसको आव्यूह विधि में दो तरीके से बदल सकते हैं, एक ऐसे या दूसरा ऐसे। ठीक है, तो इसको आप फटाक से उतार लो, जल्दी से उतारो। और अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर भी करो और कमेंट भी करो कि सर ये अच्छा लगा। ठीक है, जल्दी से उतारो। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को अभी मैंने बताया कि रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में कैसे बदलना है। ठीक है, अब हम इस पर इस तरह से क्वेश्चन रहेगा, इसको हम लोग आव्यूह रूप में बदलते हैं, दो तीन एग्जाम्पल करते हैं, आप इस पर एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, ध्यान दो यहाँ देखो। तो सबसे पहले यह समीकरण निकाय दिया हुआ है, इसको चेंज करना है किसमें, आव्यूह रूप में। ठीक है, तो लिखेंगे ऐसे। अब इसी में इसको हम सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ ध्यान दो, दिया है। ठीक है, दिया है। चलो, अब यह रैखिक समीकरण निकाय दिया है, आप इसको सॉल्व करोगे। अब लिखेंगे दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का
निकाय का आव्यूह रूप है, आव्यूह रूप है। चलो पहले क्या करना है, प्रश्न को क्या लिखना है, इसको आप उतार ली होगी अच्छे से। अब क्या लिखना है, दिया है, उसके बाद इसको उतारना है, नीचे लिखना है दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है। तो अभी आप पढ़े हैं क्या करना है, तो इस समीकरण निकाय में जो चर राशि है उसके गुणांकों से आव्यूह बनाना है। तो बताए थे ना आपको, पहला समीकरण में जो चर राशि है उसका गुणांक पहला रो में, तो पहला समीकरण में चर राशि देखो, तो पूरे समीकरण में चर राशि x y है, तो पहला समीकरण में x का गुणांक 3 है और y का गुणांक 4 है, तो पहला रो में जाएगा 3 और कितना 4। चलो दूसरे समीकरण में चर राशि का गुणांक क्या है, तो x के बगल में 2 है और y के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, तो क्या हो गया यहाँ से 2 और 1। ठीक है, अब फिर बताए थे रैखिक समीकरण निकाय में जो चर राशि है उससे एक स्तंभ आव्यूह बनाना है, तो स्तंभ आव्यूह हो गया। अब बराबर है दाहिने तरफ क्या है 4 5, तो इसको ऐसे ही लिख दो, बात समझ में आ गया। यह जो हो गया, यह दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कौन सा रूप हो गया, आव्यूह रूप। नहीं तो आप दूसरा तरीका से ऐसे भी कर सकते हो, या नहीं तो ऐसे, कैसे, ax बराबर कितना b लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ क्या चीज़ a बराबर, तो a कौन सा आव्यूह होता है, तो चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बनता है वह क्या हो जाता है, a मतलब 3 4 2 1। अच्छा x क्या होता है, तो जो चर राशि है उससे स्तंभ आव्यूह बनाना है, x और y हो गया। ठीक है, तथा b बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट टर्म से जो स्तंभ आव्यूह बनेगा 4 5 हो गया। ठीक है, तो अभी आप समझ गए कि सर हम रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में इस तरह से या इस तरह से बदल सकते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर के 2 देखो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो समझ में आ गया आपको, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ठीक है, तो आपको पूरा समझ में आ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसको बनाते हैं। क्या नाम है अंकल, ठीक दिख रहा है ना बच्चों को, जरा ध्यान दे। नहीं तो आपकी परेशानी, इतना दूर से आए हैं, व्यर्थ हो जाएगा, बच्चों को नहीं दिखेगा तो। चलो छोटू यहाँ से ध्यान देना। अभी क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग हल करते हैं। दिया है, क्या है, दिया है, दिया है। अब है रैखिक समीकरण निकाय दिया है, इसको चेंज करना है आव्यूह रूप में, तो नीचे क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण निकाय का आव्यूह रूप है। फटाक से जल्दी से बोलो, क्या होगा छोटू बच्चों, फटाफट बोलना। तो एक आव्यूह बनाना है जो रैखिक समीकरणों के चर राशि के गुणांक से बनना चाहिए। बताओ, पहला समीकरण में चर राशि का गुणांक कौन कौन है, x के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, y का गुणांक 1 है, z का गुणांक -1 है, तो 1 1 -1 हो गया। चलो दूसरे समीकरण में चर राशि का गुणांक क्या होगा, तो 2 होगा, 3 होगा, 1 होगा, तीसरा 3 -1 और -7 होगा। ठीक है, फिर चर राशि के गुणांकों से स्तंभ आव्यूह बनाना है, चर राशि का स्तंभ आव्यूह बनाना है, बराबर कांस्टेंट टर्म को उतार देना है, ऐसे 3 10 और कितना 1। आप इस रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में ऐसे ही बदल सकते हो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे कर सकते हो, आपको पता ही है ना। दूसरा तरीका इसका ऐसे, ax बराबर है b, कुछ नहीं करना है, बात यही है, लेकिन चर राशि के गुणांक से जो आव्यूह बना है इसको हम a मान लिए, तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ a बराबर है ना, चर राशि के गुणांकों से जो आव्यूह बना हुआ, तो 1 1 -1 2 3 1 है कि नहीं, फिर क्या लिखोगे 3 -1 -7। अच्छा सर x बराबर क्या होगा, तो चर राशि जितना है उससे एक स्तंभ आव्यूह बनाना है। अच्छा सर b बराबर क्या होगा, है कि नहीं, तो हो गया 3 10 और कितना 1। ठीक है, बात समझ में आ गया ना अच्छे से आपको, तो छोटू ठीक है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 ही हम कहते हैं, फटाक से इसको उतार लो जल्दी से, है कि नहीं, थोड़ा फास्ट बनिए, घर पे बैठ के आप लोग बिल्कुल स्लो हो गए हैं, है कि नहीं, बिल्कुल फास्ट बनाना है, पढ़ा के जल्दी से उतारो। चलिए तो उतार लिया सब, ठीक। अब देखो नंबर तीसरा, अब फटाक से आप क्या करो, जब तक हम मिटा रहे हैं तब तक आप तीसरा नंबर प्रश्न को जल्दी से बना लें, हमसे मिलाएं, आप गलती बना के सही बनाएं, फटाफट, रुकना मना है। चलो देखो क्या लिखेगा, अभी हम बताए थे दिया है का मतलब दिया गया रैखिक समीकरण निकाय है। अब नीचे भाषा क्या लिखेंगे, दिए गए समीकरण
निकाय का आव्यूह रूप है। क्या है भाई? तो आपको बताए थे कि एक आव्यूह बनाना है जो रैखिक समीकरण में चर राशि के गुणांकों से बना होगा। तो बताओ, पहला समीकरण में चर राशि का गुणांक क्या होगा? 1 1 1, तो होगा 1 1 1। दूसरा समीकरण निकाय में चर राशि का गुणांक से दूसरा रो में लिखो तो 2 - 1 और कितना 1। फिर यह बोलो 2 1 और कितना -3। फिर चर राशि कौन कौन है उससे स्तंभ आव्यूह बनाना है, तो चर राशि 3 गो है, x y और कितना z। अच्छा, फिर कांस्टेंट टर्म से बनाना है तो 3 - 1 कितना -9। क्या आपने बनाया खुद से, ऐसा मिला? अब तो आसानी हो गया ना, बिल्कुल इजी हो गया। देखो अब इसी को आप लिख सकते हो दूसरे तरीके से ऐसे, या x बराबर कितना b, यहाँ कैपिटल X होगा बच्चों। फिर बताओ जहाँ a बराबर क्या होगा, तो आपको पता है चर राशि के गुणांकों से आव्यूह बनता है वो वही a होता है। जल्दी से बताओ क्या होगा? तो होगा 1 1 1, 2 - 1 1, 2 1 -3। फिर बताओ जल्दी से x, यानी चर राशि से जो आव्यूह बनेगा स्तंभ आव्यूह वह x का काम करेगा। b कांस्टेंट टर्म से जो स्तंभ आव्यूह बनेगा तो कांस्टेंट टर्म कितना है 3 - 1 और कितना -9। ठीक है, तो फटाफट उतार लो। क्या आपने खुद से जो बनाया वह मिला आपसे? मिला? तो मिल गया है, आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से बिना विलंब करते हुए लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं किया झट से सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलिए चलो प्यारे बच्चों, अभी आपने देखा कि मैंने रैखिक समीकरण निकाय को किस में हल किया था? आव्यूह रूप में व्यक्त किया था ना। तो अभी आपने सीखा कि सर रैखिक समीकरण निकाय को हम आव्यूह रूप में कैसे बदलें। दो तरीके से मैंने आपको बताया। ठीक है, अब रैखिक समीकरण निकाय को क्या करना है? हल करना है। तो अब हम बताएंगे कि रैखिक समीकरण निकाय को हल का मतलब क्या होता है। 10वां क्लास में पढ़ा होगा कि दो रैखिक समीकरण दिया हुआ था, उसको हल करने का मतलब उसमें अज्ञात राशि का वैसा मान जो समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। तो समीकरण निकाय का हल क्या होगा जानो। तो यहाँ मैं आपको सिखा रहा हूँ समीकरण निकाय का हल क्या होता है। आपको ऐसे पता भी है कि सर अज्ञात राशि का वैसा मान जो दिए गए समीकरण निकाय के सभी समीकरणों को क्या करे, संतुष्ट करे। आपने देखा था ना, दोनों समीकरण में x और y का मान डालता था। यदि वह x और y का मान दोनों समीकरण को संतुष्ट करे तो हल होता था। ठीक, यहाँ भी वैसा ही है। क्या कह रहा है सुनो, चर राशि के ऐसे मानों का समुच्चय, मतलब चर राशि का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण निकाय, तो समीकरण निकाय है तो उसमें ढेर सारा समीकरण होगा। तो कहता है चर राशि का ऐसा मान जो दिए गए समीकरण निकाय में जितना भी समीकरण है, आपको पता है समीकरण निकाय में कितना ढेर सारा समीकरण होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, इससे भी ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि अज्ञात राशि का यानी चर राशि का ऐसा मान जो समीकरण निकाय के सभी समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। और जब सभी समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वही चर राशि का मान वह समीकरण निकाय का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। जैसे देखो यह समीकरण निकाय है, इसमें दो समीकरण, दो चर राशि है। अब यह x और y का मान देखो ना, ये दोनों समीकरण को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। तो कहेंगे x बराबर 3/2 और y बराबर -1/2। ये दिए गए समीकरण निकाय का क्या है, हल है। यह अज्ञात राशि का मान समीकरण निकाय में जितना भी समीकरण है सबको संतुष्ट करेगा। तो देखो यहाँ x और y का मान यहाँ भी डालो, यहाँ पे दोनों को संतुष्ट करेगा, यानी यह समीकरण निकाय का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। ठीक है, अब चलो छोड़ू, हल के आधार पर समीकरण निकाय को तुम 10वां क्लास में पढ़ा होगा। एक होता है अविरोधी और दूसरा क्या होता है, विरोधी। बात समझ में आ रहा है ना। तो सर वैसा समीकरण निकाय जिसका हल हो, हल हो का मतलब आपने पढ़ा था ना कि रेखा एक बार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो एक हल होता है, अगर समपाती होता है तो अनंत हल होता है। तो मैंने यह नहीं कहा, मैंने कहा कि वैसा समीकरण निकाय जिसका हल हो, एक हल हो या एक से ज्यादा हल हो, कितना भी हल होना चाहिए। तो वैसे समीकरण निकाय को हम लोग क्या बोलते हैं, अविरोधी। अब प्यारे बच्चों अविरोधी शब्द को ही हम लोग यहाँ क्या बोलते हैं, संगत निकाय। वहाँ अविरोधी निकाय होता है, यहाँ पे क्या होता है, संगत। तो संगत और अविरोधी दोनों ही समानार्थक शब्द है। ठीक है, चलो वहाँ पे आप पढ़े थे
कि जब दो रेखाएं समानांतर हो जाती है तो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, और जब प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो वैसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं वहां पे क्या, विरोधी। और यहाँ पे विरोधी का नाम क्या हो गया, असंगत। असंगत जो है विरोधी का ही समानार्थक शब्द है, सेम शब्द है, ठीक है। तो अब हम पढ़ने वाले हल के आधार पर, हल हो या हल न हो इसके आधार पर समीकरण निकाय को दो वर्गों में बांटा गया। पहला है संगत निकाय और दूसरा क्या है, असंगत निकाय। संगत का इंग्लिश होता है कंजिस्टेंट और असंगत का इंग्लिश क्या होता है, इनकंजिस्टेंस। तो हम लोग पढ़ते हैं संगत निकाय क्या होता है, आपको पता ही है संगत निकाय क्या होगा। वैसा समीकरण निकाय जिसका हल हो, हल एक भी हो सकता है या हल अनंत भी हो सकता है। बात समझ में आया। तो हल अगर हो जाएगा, या एक भी हल हो या अनंत हल हो, हल अगर हो गया, कितना भी हो मतलब नहीं, अगर हल हो गया तो वह क्या कहलाएगा, संगत निकाय कहलाएगा। बात समझ में आया। चलो तो बताओ छोटू, यह जो समीकरण है इसका हल हुआ ना, अज्ञात राशि का एगो मान आया, x का एक मान, y का एक मान, एक मान आया, तो यह समीकरण निकाय क्या है, संगत है। यदि इसका हल नहीं होता तो ये क्या कहलाता, असंगत निकाय कहलाता। ठीक है, तो चलो यहाँ से परिभाषा क्या है, समीकरण निकाय संगत कहलाता है यदि इसका हल हो। हल होने का मतलब एक या एक से ज्यादा हल हो। बात समझ में आया। तो यदि किसी भी रैखिक समीकरण निकाय का यदि हल निकलता है, हल निकलने का मतलब एक हल भी हो सकता है, अनंत हल भी हो सकता है, तो हल हो जाए तो क्या कहलाएगा, संगत निकाय कहलाएगा। अब अगला कौन सा हम लोग पढ़ेंगे, असंगत निकाय। तो इसी में तुम पहले इसको उतार लो और इसी में हम असंगत को लिख दे रहे हैं ताकि आपको जो है ज़्यादा उतारने में दिक्कत नहीं हो। तो फटाक से आप क्या करो, संगत निकाय तक उतार लो और इसी संगत निकाय में हम असंगत का परिभाषा बना देते हैं क्योंकि दोबारा हमको लिखना नहीं पड़े। ठीक है, अगर आपको समझ में अच्छे से आ रहा है तो आप जरूर कमेंट करें कि सर हमको समझ में आ रहा है, और शेयर भी करो, सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करना है। ठीक है, तो फटाफट छोटू बिना समय गंवाए जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को। नहीं सब्सक्राइब किया है तो नहीं, अभी नहीं करना, जल्दी से। ठीक है, तो उतार लिया इसको। अब हम चलते हैं, तो फिर से हम रिवीजन कराते हैं। छोटू, हल के आधार पर समीकरण निकाय को कै भाग में बांटा गया, दो भाग में। पहला संगत निकाय या दूसरा असंगत निकाय। संगत क्या होता है, तो सर ऐसा समीकरण निकाय जिसका हल हो। हल होने का मतलब एक हल हो या एक से ज्यादा हल हो। ठीक है, और असंगत निकाय ऐसा समीकरण निकाय जिसका हल नहीं हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत निकाय। ठीक है, तो असंगत निकाय हम लोग लिख रहे हैं, देखो यहाँ ध्यान दो। नंबर दूसरा, खाली अ जोड़ देना है। असंगत निकाय यहाँ पे खाली क्या कर देंगे, इनकंजिस्टेंट। क्या कर दोगे, इनकंजिस्टेंट सिस्टम। समीकरण निकाय असंगत कहलाता है यदि इसका कोई हल नहीं हो। यदि इसका कोई हल नहीं हो क्या कहलाएगा, असंगत निकाय कहलाएगा। तो जल्दी से बताओ छोटू, अभी अभी आपने क्या पढ़ा, तीन बातें मैंने आपको बताया। पहला बात मैंने बताया कि समीकरण निकाय को, रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह रूप में कैसे बदलते हैं वो आपको बदलने आ गया। एक बड़ा सा, एक छोटा सा, दो रूप बताएं, आपको समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग पढ़े कि सर समीकरण निकाय का हल क्या होता है। तो समीकरण निकाय में अज्ञात राशि का वैसा मान, अज्ञात राशि का वैसा मान जो समीकरण निकाय के प्रत्येक समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे, तो वह समीकरण निकाय का क्या कहलाएगा, हल कहलाएगा। और हल के आधार पर समीकरण निकाय को कै भाग में बांटा गया बच्चों, दो भाग में, संगत और असंगत। पूरी समझ गया अच्छे से। तो चलिए जल्दी से उतार लो। चलो छोटू, तो अभी आपने देखें कि संगत निकाय असंगत निकाय क्या होता है। तो अब क्लास 10th की तू लोग पढ़ा होगा, क्लास 10th में, कि जब भी दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय होता था। अब देखो यहाँ दो चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है, तो आप वहाँ पे याद है कैसे उसको आप जानते थे कि विरोधी होगा कि अविरोधी होगा। तो उसका तरीका था कि अगर x का गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो रेखा क्या करती थी, प्रतिच्छेद करती थी। और जब रेखा प्रतिच्छेद करता था तो एक हल होता था, याद है ना। तो यदि दो चर वाला रैखिक समीकरण आपको यहाँ भी रहेगा, आप क्लास 12 पढ़ रहे हो तो यहाँ भी रहेगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण को आव्यूह विधि से हल करो।
पूछेगा कभी कभी कि बताओ निकाय संगत है कि असंगत है कि नहीं। तो हम लोग 10वां क्लास का भी थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे, अगर ऑब्जेक्टिव में आए तो फटाफट ऐसे बना लेंगे, हम लोग जान लेंगे कैसे। तो आप लोग सीखो। यहाँ 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय है। अब आप 10वां क्लास में पढ़े थे कि x का गुणांक का अनुपात और y का गुणांक का अनुपात यदि बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। अब प्रतिच्छेद करेगी तो केवल एक हल होगा, अगर एक हल हो गया तो निकाय क्या होगा, यह निकाय संगत कहलाएगा। तो यदि x का गुणांक का अनुपात और y का गुणांक का अनुपात बराबर हो तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और यह जो x और y में जो रैखिक समीकरण है इसका जब फोटो बनाएंगे तो एक रेखा आएगा, इसका ही फोटो बनाएंगे तो एक रेखा आएगा। और जब इस कंडीशन में रहेगा दोनों समीकरण तो वह रेखा क्या करेगी, प्रतिच्छेद करेगी। प्रतिच्छेद करेगी मतलब एक हल होगा, एक हल हो गया मतलब क्या, संगत होगा। ठीक है, फिर यहाँ ध्यान दो, यदि x का गुणांक का अनुपात y का गुणांक का अनुपात और यह कांस्टेंट टर्म का अनुपात बराबर हो गया तो रेखा क्या करेगा, एक दूसरे पे चिपक जाएगा। जब चिपक जाएगा तो कितना हल होगा, अनंत हल होगा। फिर भी समीकरण निकाय हल हो गया ना तो संगत होगा। बात समझ में आया। और फिर ध्यान दो, x का गुणांक का अनुपात y का गुणांक का अनुपात बराबर है लेकिन कांस्टेंट टर्म का अनुपात बराबर नहीं है तो रेखाएं समानांतर हो जाएगी। क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। और वह एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो क्या कहलाएगा, असंगत निकाय कहलाएगा। तो ये बड़ी आसान काम है। अगर मैं आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण निकाय दे दूं तो आप फटाफट चेक कर लोगे ना कि वह संगत है कि असंगत है। कैसे, तो अनुपात ज्ञात करेंगे। अगर यदि x का गुणांक का अनुपात और y का गुणांक का अनुपात बराबर नहीं है मतलब क्या होगा, एक हल होगा, संगत होगा। अगर तीनों का अनुपात बराबर हो गया तो अनंत हल होगा और संगत होगा। यदि इसका अनुपात बराबर है, इसका अनुपात बराबर नहीं है तो क्या होगा, असंगत होगा। तो फटाक से हम इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ छोटू, तो इस पे हम लोग अभी क्वेश्चन करने वाले थे लेकिन थोड़ा सा अभी अंधेरा हो गया है तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन अगले लेक्चर में करेंगे और अच्छे से करेंगे। सुनो तो लोग ध्यान देना, अगर आपको पूरी अच्छे से समझ में अगर आ गया है तो आप उसको क्या करो, नोट डाउन करो बढ़िया से। आप पढ़ाई लगातार करते रहो क्योंकि यह लॉकडाउन कब खत्म होगा ये कोई नहीं जानता, इसलिए पढ़ाई का स्पीड रफ्तार बरकरार रखना है। तो आज यहीं पर रखो। पूरे अच्छे से आपको समझ में आ गया है तो फिर से देख लो। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब करो। अगर बढ़िया से समझ में आ गया है तो कमेंट करो सर मज़ा आ गया। ठीक है, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। इस पे एग्जाम्पल्स कराएंगे और इस पे जितना भी थ्योरी है सब करा के इसको ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो बाय।